अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मेहरान शौकत। और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एंग्लो नॉर्मन पीरियड, जो कि स्टार्ट हुआ था 1066 एडी में और एंड हुआ 1500 एडी में। तो 1066 एडी में ये स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ ये हम लास्ट वीडियो में एंग्लो सैक्सन वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब एंग्लो सैक्सन्स का दौर हुकूमत, उनका रेन जब यहाँ पे एंड होने वाला था, तब नॉर्मैंडी फ्रांस के इलाकों से, फ्रांस के साइड्स वाले इलाकों से, उनकी कोस्ट से कुछ लोग आए जो कि फ्रेंच का एक रूरल डायलेक्ट बोलते थे और उनको नॉर्मन्स कहा जाता था। नॉर्मन का वर्ड मैंने बताया था कि नॉर्थमैन से निकले, मींस कि नॉर्थ मैन, शुमाल से आने वाले लोग, नॉर्थ से आने वाले लोग। तो वो लोग 700 शिप्स में आए थे और 7000 लोग थे टोटल। उनका किंग जो था विलियम वन था और इधर से एंग्लो सैक्सन्स का किंग जो था वो था हैरोल्ड गॉडविंसन। तो इन दोनों के दरमियान जंग होती है। हैरोल्ड गॉडविंसन मींस के एंग्लो सैक्सन्स हार जाते हैं। विलियम वन ये जंग जीतने के बाद विलियम द कॉन्करर बन जाता है, विलियम द कॉन्करर कहलाता है वो। और उसके बाद क्योंकि वो फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच का एक रूरल डायलेक्ट बोलते थे और इधर ओल्ड इंग्लिश डेवलप हो रही थी या हो चुकी थी, तो अब ओल्ड इंग्लिश और फ्रेंच मर्ज हो गई हैं और ये दोनों मर्ज होके जो लैंग्वेज बन के आ गई उसको हम मिडल इंग्लिश कहते हैं। तो इसी वजह से इस एज को, एंग्लो नॉर्मन एज को, मिडल इंग्लिश भी कहा जाता है या मिडल एज भी कहा जाता है या मिडिवल एजेस भी कहा जाता है। तो ये बैटल ऑफ हेस्टिंग्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड था। उसके बाद इस टाइम पीरियड में कुछ मेजर इवेंट्स हुए। उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो है वो 100 ईयर्स वॉर था। कहने को ये 100 ईयर्स वॉर है, लेकिन चली ये 116 साल तक। 1337 चौसर की बर्थ से तकरीबन 5-6 साल पहले ये 100 ईयर्स वॉर स्टार्ट हुई और 1453 एडी में एंड हुई विद द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये वॉर 100 ईयर्स तक लगातार नहीं रही, बीच बीच में वक्फे से कुछ जंगें होती रहीं। और ये ओवरऑल ये जो वॉर हुई थी ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान हुई थी। और इस वॉर की जो आखिरी बैटल थी, जो आखिरी लड़ाई थी, उसको बैटल ऑफ एगनकोर्ट कहा जाता है, जो कि 1415 में हुई थी। और इसी इसी बैटल में, बैटल ऑफ एगनकोर्ट में फैसला हो गया था कि इंग्लैंड ये वॉर जीत चुका है। तो उसके बाद इन सब को सेटल होते होते 1453 तक टाइम चला गया। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉर इस एरा की, जिस पर काफ़ी सारी राइटिंग्स बेस भी करती हैं, इनफैक्ट जॉफ्री चौसर की अपनी कुछ राइटिंग्स बेस करती हैं, तो वो थी वॉर ऑफ रोजेज़। वॉर ऑफ रोजेज़ 1455 में स्टार्ट हुई और 1487 में जाके एंड हो रही है। अब जिस तरह बैटल ऑफ एगिनकोर्ट 100 ईयर्स वॉर की लास्ट वॉर थी, तो बैटल ऑफ बॉसवर्थ फील्ड वॉर ऑफ रोजेज़ की लास्ट वॉर थी। तो रोजेज़ से मुराद यहाँ पर यह है कि जिस तरह अमेरिका में दो हाउसेज हैं, रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स, इसी तरीके से उस टाइम पे इंग्लैंड में दो हाउसेज हुआ करते थे, पॉलिटिकल हाउसेज, हाउस ऑफ लैंकेस्टर्स एंड हाउस ऑफ यॉर्क्स। और यॉर्क्स को वाइट रोज़ कहा जाता था और लैंकेस्टर्स को रेड रोज़ कहा जाता था। तो इन दोनों के दरमियान जो पॉलिटिकल राइवलरी चल रही थी, जो जंग हुई, जो सिविल वॉर हुई, उसको हम वॉर ऑफ रोजेज़ कहते हैं। और इनकी जंग जो ख़त्म हुई वो इस तरीके से ख़त्म हुई कि इन्होंने आपस में फिर अपने लड़के लड़कियों के रिश्ते कर दिए, रिश्ते तय कर दिए। और उसके बाद ये दोनों फैमिलीज़ मिलकर एक फैमिली बन गई जिसको ट्यूडर डायनेस्टी कहा जाता है, ट्यूडर फैमिली। तो वो जो ट्यूडर फैमिली थी उसका निशान एक रेड और वाइट का मिक्सचर रोज़ वो बन गया, दरमियान से वाइट था, बाइट से रेड था, तो वो ट्यूडर रोज़ कहलाता था। तो ये थी वॉर ऑफ रोजेज़। और उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इवेंट जो और था उसका नाम था पीजेंट रिवॉल्ट। पीजेंट कहते हैं किसान को, रिवॉल्ट कहते हैं बगावत को। पीजेंट रिवॉल्ट का मतलब है किसानों की बगावत, जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़, फ्यूडल सिस्टम के ख़िलाफ़। जागीरदारों ने जो इनकी ज़मीनें दुबा ली थी, तो ये एहतजाज कर रहे थे उसके ख़िलाफ़। जिस बंदे ने ये एहतजाज, ये प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, उसका नाम था वॉट टाइलर, और ये उसी के नाम से वॉट टाइलर्स रिबेलियन भी कहा गया। तो अगर आपको पीजेंट रिवॉल्ट कहा जाता है या वॉट टाइलर्स रिबेलियन कहा जाता है तो आपने परेशान नहीं होना। ये 1381 में हुआ था।
और इसका एक सिग्निफिकेंट लीडर, जो इम्पोर्टेंट लीडर बन गया था, वो था जॉन बॉल। और इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट जिसने हिस्ट्री बदल के रख दी, वो थी ब्लैक डेथ। इंग्लैंड में ये ब्लैक डेथ ऑल्दो यूरोप में पहले शुरू हो चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड में ये ब्लैक डेथ 1348 में आई, 1348। और ये वही ब्लैक डेथ है जिसकी वजह से इंग्लैंड की, यूरोप की इनफैक्ट 40 to 60% जो आबादी थी वो कम हो गई थी। 40 to 60%, या इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से कि 50% आबादी उनकी डेथ हो चुकी थी, तो आधे लोग रह गए थे। और इनफैक्ट जब आप चौसर का परलोक टू कैंटरबरी टेल्स पढ़ोगे, उसमें वो पिलग्रिम्स जो 29 पिलग्रिम्स हैं, चौसर को मिला के 30 हो जाते हैं, वो लोग सेंट थॉमस बैकेट के पास जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? वो इसी चीज़ का शुक्राना अदा करने जा रहे हैं कि वो ब्लैक डेथ में बच गए। अब बात कर लेते हैं लिटरेचर की। तो एंग्लो नॉर्मन एरा के अंदर टोटल 4 लोग हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उनमें सबसे पहला जॉन गोवर, और इसकी जो राइटिंग है वो है कन्फेशन अमेंटिस। कन्फेशन कहते हैं कुछ कन्फेस करना, एतराफ़ कर लेना, तस्लीम कर लेना, अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेना। विलियम लैंगलैंड की राइटिंग है वियन ऑफ पियर्स द ब्लोमैन। ये दोनों राइटिंग्स के नेम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा एक लेमन आया था राइटर, जिसने एक अपनी पोइम लिखी थी ब्रूट, जिसको कहा जाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो ये कुछ माइनर कह लें पोइट्स थे। और एक जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पोइट था वो था जॉफ्रे चौसर। तो चौसर के कुछ 5-6 टाइटल्स हैं चौसर के। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है चौसर को, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसको कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसेंस भी इसको कहा जाता है, और इसको फर्स्ट नेशनल पोइट भी कहा जाता है। इंग्लैंड का फर्स्ट नेशनल पोइट भी चौसर ही था। और चौसर के बारे में एक राइटर ने कहा था कि चौसर फाउंड इंग्लिश अ डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट अ लैंग्वेज। कि चौसर को इंग्लिश जो थी वो एक डायलेक्ट की सूरत में मिली थी, और इसने इस पर काम करके इसको एक लैंग्वेज की शेप दे दी। मिडल इंग्लिश का सबसे बड़ा नमूना हमारे पास जॉफरी चौसर था। चौसर के वर्क्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। चौसर के बारे में मैं बताता चलूँ कि जॉफरी चौसर ने 3 किंग्स को अपनी लाइफ में सर्व किया। गवर्नमेंट के साथ इसका रिलेशन था, तो 3 किंग्स को इसने सर्व किया। जब ये पैदा हुआ था उस टाइम पर रिचर्ड टू की हुकूमत चल रही, सॉरी एडवर्ड 3 की हुकूमत चल रही थी उस टाइम पर, और इसने एडवर्ड 3 को सर्व किया। उसके बाद रिचर्ड 2 आया तो रिचर्ड 2 को इसने सर्व किया, और उसके बाद हेनरी 4 को इसने सर्व किया। और हेनरी 4 के ज़माने में ही ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था 1386 में। तब ये चौसर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया था। और चौसर की डेट ऑफ बर्थ और डेथ मैं बताना शायद भूल गया। 1340s में इसकी बर्थ हुई और 1400 में इसकी डेथ हो गई। इसकी बर्थ डेट जो है वो क्लियर नहीं है, बर्थ ईयर इसका। कुछ लोग कहते हैं 1340s में, कुछ लोग कहते हैं 1343 में, लेकिन 1343 के बाद हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है क्योंकि क्लियर नहीं है। वो डेथ इसकी क्लियर है 1400। और चौसर का जो फादर था वो विंटनर था। इट मीन्स कि वो शराब फरोश था, शराब सेल करता था वो। और चौसर गवर्नमेंट के लिए काम करता था, जॉब करता था। इसका काम को 3 हिस्सों में, क्योंकि हमने देखा कि नॉर्मन्स जब आए उन्होंने अपनी हुकूमत यहाँ पर बना ली, तो नॉर्मन्स बोलते थे फ्रेंच, तो उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने कहा कि नोबिलिटी की और जो गवर्नमेंट है उन और एलीट क्लास, उन सब की लैंग्वेज फ्रेंच होगी, चर्च की लैंग्वेज लैटिन होगी, और वर्किंग क्लास और आम लोगों की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। तो क्योंकि चौसर गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड था, तो इसलिए हम कहेंगे कि वो भी गवर्नमेंट में था, तो इसलिए उसकी लैंग्वेज भी फ्रेंच बन गई। तो सबसे पहले इसने फ्रेंच में लिखा, और फ्रेंच पीरियड में इसकी पहली पोइटिक वर्क का नाम था ले रोमन डे ला रोज़। इसका मतलब है रिमाउंट ऑफ रोजेज़ या रोमांस ऑफ रोजेज़। रोजेज़ ये वही वॉर ऑफ रोजेज़ वाला, जो वो हाउसेस थे उनके बारे में इसने लिखा। उसके बाद बुक ऑफ डचेज़, ये इसकी एक फेमस एलिजी है, एक मर्सिया है जो इसने अपने फ्रेंड की वाइफ की डेथ पर लिखा। और उसके बाद एक कंप्लेंट अनटू पिटी। ये 3 वर्क्स वो हैं जो फ्रेंच पीरियड में चौसर ने लिखे थे। उसके बाद चौसर कुछ अरसे के लिए इटली भी गया था। जब इटली से वापस आया तो इटालियन लैंग्वेज के ऊपर भी इसकी काफ़ी कमांड हो चुकी थी, तो इसने इटालियन लैंग्वेज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट काम लिख दिए।
पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रॉयलस एंड क्रिसेड एंड हाउस ऑफ फेम। ये जो ट्रॉयलस एंड क्रिसेड है, इसी से मिलता जुलता एक शेक्सपियर का भी काम है, लेकिन उसके अंदर क्रिसेड नहीं है, वो क्रेसिडा कहलाता है। क्रेसिडा। और उसके बाद इंग्लिश पीरियड लास्ट वन आता है चौसर का। इंग्लिश पीरियड इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? इसमें इसने दो पोइम्स अपनी फेमस लिखी, द लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन और परलोग टू द कैंटरबरी टेल्स। तो ये इसलिए फेमस है क्योंकि चौसर इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हीरोइक कपलेट यूज़ करने वाला इंसान जॉफ्रे चौसर था। और वो हीरोइक कपलेट इसने यूज़ किया द लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन में फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हीरोइक कपलेट किसने यूज़ किया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वो चौसर ने किया। किस पोइम में किया? द लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन में। और हीरोइक कपलेट होता क्या है? कपलेट कहते हैं, कपल से निकला है, जोड़े को कहते हैं कपलेट, दो लाइनों का जोड़ा। शेर को कहते हैं, दो लाइन्स के शेर को कहते हैं, वर्ड्स को कहते हैं कपलेट। और हीरोइक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हीरोइक पोइट्री में यूज़ हुआ करता था ग्रीक दौर में। तो वहाँ से यहाँ ये हीरोइक का नेम आ गया, इसको हीरोइक कपलेट कहा जाने लगा। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन में आया। उसके बाद प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स इसकी, उसके बारे में सब जानते हैं कि वो कितना इम्पॉर्टेंट वर्क था। वो इसका ह्यूमरस वर्क भी समझा जाता है, वो इसका सरकास्टिक वर्क भी समझा जाता है, वो इसकी सोसाइटी पे बिटर सटायर भी समझी जाती है। उसमें इसका रियलिज़म भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी आयरनी भी इम्पॉर्टेंट है। चर्च को उस ज़माने में तीन हिस्सों में, सॉरी सोसाइटी को तीन हिस्सों में डिवाइड करके इसने तीनों पे सटायर किया। सबसे पहले इसने नोबिलिटी पिक्चर, नोबिलिटी जिसमें गवर्नमेंट थी और फाइट करने वाले लोग थे, नाइट स्क्वायर, यो मैन, इस तरह के, उन पर सटायर किया। उसके बाद क्लर्जी, जो लोग चर्च से रिलेटेड थे, उन पर सटायर किया। उसके बाद वर्किंग क्लास पर भी सटायर किया। और उसके बाद चौसर का एक स्टेंजा फॉर्म इसकी, वो बहुत फेमस हुआ करती है। ये मैं उसका नाम लिख रहा हूँ, राइम रॉयल। ये राइम रॉयल इसकी बहुत ज़्यादा फेमस है। ये इसकी स्टैंजा फॉर्म है। ये इस स्टैंजा में 7 लाइंस होती हैं। ये भी इसने लेजेंड ऑफ अ गुड वुमेन में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये राइम रॉयल अगर पूछा जाए किसका स्टैंजा फॉर्म, किसकी स्टैंजा फॉर्म है या किसका स्टैंजा स्टाइल है, तो वो जॉफ्रे चौसर का है, जिसके अंदर 7 लाइंस होती हैं। उसके बाद इस एज में कुछ प्लेज फेमस हो गए। इस एज में प्लेज लिखना लोग शुरू हो गए थे, लेकिन ऑफिशियली जो प्लेज लिखे जाने लगे वो रेनेसांस एज में शुरू हुए। और इनफैक्ट उन्हीं प्लेज की वजह से और कुछ मशहूर प्ले राइट्स की वजह से रेनेसांस पीरियड को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो प्लेज कुछ इंपॉर्टेंट थे, 2-3 टाइप्स के। सबसे पहले मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज। मिरेकल प्लेज को ही तकरीबन मिस्ट्री प्लेज भी कुछ लोग कह देते थे। मिरेकल से मुराद है मोजज़ा, और मोजज़ा होता है गॉड के थ्रू, और गॉड से, गॉड के बारे में हमें पता चलता है हमारी हॉली बुक से। तो क्योंकि क्रिश्चियनिटी की हम बात कर रहे हैं तो हम बाइबल की बात करेंगे। तो मिरेकल प्लेस जो थे इनमें डायरेक्टली बाइबल से स्टोरीज ली जाती थी। और मिस्ट्री प्लेस, मिस्ट्री कहते हैं सस्पेंस को, तजस्सुस को। तो मिस्ट्री में सेंट्स की लाइफ को डिस्कस किया जाता था, जो इनके सेंट्स होते थे, जस्ट लाइक सेंट थॉमस बैकेट, सेंट ऑगस्टाइन, इस तरह के लोगों की लाइफ को, इन सेंट्स की लाइफ को, पीरों बुजुर्गों की लाइफ को डिस्कस किया जाता था मिस्ट्री प्लेस में। तो ये मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस तकरीबन एक ही समझे जाते हैं। और उसके बाद मोरालिटी प्लेस। मोरालिटी आपके अखलाकियात, आपको आपकी जो अच्छे बुरे की पहचान होती है उसको मोरालिटी कहा जाता है। तो गुड वर्सेस इविल का जो कॉन्सेप्ट होता था उस पर ये प्लेस बेस्ड होते थे। और उसके बाद इंटरल्यूड्स। इंटरल्यूड का मतलब होता था कि जब राइटर खुद मिडल में, एक अपने प्ले के मिडल में आता था स्टेज पर और आकर ऑडियंस को बताता था कि अब ये काम हो चुका है और अब आगे जाकर ये होने लगा है इस प्ले के अंदर। तकरीबन कोरस का रोल वो खुद निभा रहा है, राइटर उसका। तो उसको इंटरल्यूड कहा जाता था। या इंटरल्यूड की एक और कॉन्सेप्ट भी इसका ये बताया जाता है कि ये चर्च के लोग प्रेजेंट किया करते थे कुछ प्लेज, तो वो इस शहर के डिफरेंट इलाकों में जाके परफॉर्म करते थे प्लेस को। फर्स्ट सीन एक जगह पर कर दिया, वहाँ से कुछ लोगों को इंटरेस्ट बनी, वो साथ आ गए। फिर दूसरा सीन किसी और जगह पे जाके परफॉर्म कर दिया, फिर तीसरा कहीं और जो लास्ट सीन हुआ करता था वो चर्च के अंदर हुआ करता था परफॉर्म। तब चर्च के अंदर बहुत सारा रश लग जाया करता था लोगों का।
उसको इंटरल्यूड कहा जाता था। तो ये प्लेस थे और यही कुछ इम्पोर्टेंट फिगर्स थी और कुछ लोग थे एंग्लो नॉर्मन एरा में। तो आई होप आपको इसकी हिस्ट्री, इसका लिटरेचर और हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी।